₹10 और ₹20 का नोट जो आपकी जेब में है, अब ये प्लास्टिक का मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ शहरों से शुरुआत होगी, धीरे-धीरे ये चलन में आएगा, क्रेडिट कार्ड के जैसे ये सख्त नहीं होगा। ये देखिए, ये है सिंगापुर का डॉलर और ये देखिए, ये है थाईलैंड का बात। ये सभी प्लास्टिक के हैं। जैसा आपने इसमें देखा, इसमें एक ट्रांसपेरेंट लाइन है और ये ट्रांसपेरेंट लाइन ही इसको दूसरी करेंसी से अलग बनाती है। ये इस तरह के सिक्योरिटी फीचर और इस तरह की टेक्नोलॉजी सिर्फ प्लास्टिक की करेंसी में ही आती है। सरकार ने अब आरबीआई को मंजूरी दे दी है कि अब आप प्लास्टिक के नोट छाप सकते हैं। तो अब हम यही समझेंगे कि यह नया प्लास्टिक का नोट आखिर बनता कैसे है। इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो नकली नोट बनाना पहले से ज्यादा मुश्किल कर देगी। शुरुआत कब होगी, कौन से नोट से होगी और क्या पुराने वाले नोट नोटबंदी का फिर से शिकार होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं बैठक भाईचारा। सरकार ने आरबीआई को हरी झंडी दे दी है कि अब आप प्लास्टिक के नोट छाप सकते हो। जी हाँ, अब भारत में ₹10 और ₹20 के प्लास्टिक के नए नोटों का चलन शुरू होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कल से ही आपको नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रायल पर्पज के लिए, ट्रायल के लिए आरबीआई मार्केट में उतारेगा। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार पुराने कागज वाले नोट बैन कर देगी। ये सिर्फ एक ट्रायल पर्पज के लिए लेके आया जा रहा है। अगर ये ट्रायल सफल होता है तो इसके बाद में धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आरबीआई ने अपनी सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश के बाद ₹10 और ₹20 के एक एक अरब नोट बनाने का प्रपोजल दिया था, जिसे गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी है। ट्रायल सफल रहेगा, लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तभी आगे जाके फाइनल फैसला लिया जाएगा। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जो कागज वाले नोट आपके पास है वो सभी बंद हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तभी इसको बाद में रेगुलर किया जाएगा। सरकार ने संसद में बिल्कुल साफ किया है कि आपके पुराने वाले 10 और ₹20 के नोट भी चलेंगे और साथ में प्लास्टिक के नए वाले नोट भी चलते रहेंगे। पहले जानेंगे कि नोट छापता कौन है। भारत में नोट छापने का काम दो बड़ी सरकारी कंपनियां करती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि BRBNMPL, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की होली ओन सब्सिडरी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और इसकी दो यूनिट है, मैसूर और सालबोनी। दूसरी है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि SPMCIL। इसका मुख्यालय नोएडा में स्थित है और इसकी दो मेजर यूनिट्स हैं, नासिक और देवास में, जो कि नोट बनाने का काम करती हैं। भारतीय नोट उस कागज से नहीं बनते जिससे स्कूल की कॉपी और रजिस्टर बनते हैं। अगर ऐसा होता तो पहले ही बारिश में सारे नोट खराब हो जाते। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय नोट है वो 100% कॉटन फाइबर से बनते हैं, यानी कपास के रेशे से। यही कारण है कि डेली की भाग दौड़ में, बारिश में, धूप में, सब जगह पे नोट चलने के बाद भी उसकी ड्यूरेबिलिटी हमें अच्छी मिलती है। हमारे नोट नॉर्मल पेपर के नहीं, कॉटन के होते हैं और उनमें ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे सिक्योरिटी फीचर होते हैं। बट फिर भी सरकार इनको बदलने की बात क्यों कर रही है। अभी जो हमारे नोट है वो कॉटन फाइबर की एक शीट पर छपते हैं, वहीं प्लास्टिक के नोट एक खास तरह की प्लास्टिक की फिल्म के ऊपर छपते हैं। लेकिन यह वह प्लास्टिक नहीं है जिसका इस्तेमाल हम पानी की बोतल को बनाने के लिए करते हैं या फिर किसी पॉलीथीन के लिए करते हैं। यह एक स्पेशल टाइप की BOPP पॉलीमर प्लास्टिक होती है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पे करेंसी नोट बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये जल्दी फटता नहीं है, बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी सही रहता है और नमी के कारण भी खराब नहीं होता है, जिससे इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। यही रीजन है कि दुनिया के कुछ बड़े बड़े देशों ने कॉटन और पेपर बेस्ड करेंसी को छोड़ के प्लास्टिक की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। अगर बेस सिर्फ प्लास्टिक का है तो इसमें खास बात क्या हुई। एक्चुअल में असल जो रीजन है वो इसकी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का है। एक और वजह है नकली नोट, काउंटरफिट नोट। अगर हम आरबीआई की 2025 और 26 की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा काउंटरफिटेड नोट ₹500 के पकड़े गए। इनकी संख्या थी लगभग 1,42,000 के आसपास। इसके बाद ₹100 के करीब 45,000, ₹200 के करीब 30,000 और ₹50 या उससे कम के डिनोमिनेशन के जाली नोट सिर्फ 10,000 से 11,000 के बीच में मिले। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी ₹2,000 के नोट जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे वो सिर्फ 824 नोट मिले। यानी जिस नोट की जितनी वैल्यू ज्यादा होती है और जिसका इस्तेमाल जितना ज्यादा होता है, नकली नोट बनाने वालों की नजर भी उसी नोट के ऊपर ही रहती है। ऐसे में आरबीआई को उम्मीद है पॉलीमर नोट बनाने वाली टेक्नोलॉजी काउंटरफिट नोट बनाने को और ज्यादा मुश्किल कर सकती है। देखिए, नकली नोट बनाने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, उसका सबसे पहला मोटो होता है सेम टू सेम नोट प्रिंट करना। इसमें सबसे ज्यादा बात आती है प्रिंटिंग की, कि सेम टू सेम दिखने वाला नोट प्रिंट किया जा सके। तो ऐसे में ये छापना
मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हर साल नोटों में नए नए फीचर्स डाले जाते हैं जो कि सिक्योरिटी फीचर कहलाते हैं। लेकिन पॉलीमर नोट में चुनौती सिर्फ प्रिंटिंग की नहीं होती है, उसमें चुनौती होती है मेनली उस प्लास्टिक की शीट की जिसके ऊपर वो प्रिंटिंग करनी होती है, क्योंकि वो प्लास्टिक की शीट बनाना इतना ईजी नहीं है, वो इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। यानी अगर किसी को नकली पॉलीमर नोट बनाना है तो उससे पहले वही खास तरह की फिल्म चाहिए होगी जिसके ऊपर वो नोट बनाया जाता है, और वो बाजार में मिलती ही नहीं है। उसको बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। उस शीट के ऊपर कॉटन पेपर की तरह ऑलरेडी सिक्योरिटी फीचर होते हैं, फिर उसके बाद में एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग होती है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी नकली नोट बनाने वाले हैं ये उनके काम को और ज्यादा मुश्किल कर देती है, और मुश्किल के अलावा उसको और ज्यादा महंगा भी कर देती है। आखिरकार ये पूरी टेक्नोलॉजी की ही लड़ाई है, एक तरफ नोट छापने वाले और दूसरी तरफ नकली नोट बनाने वाले। आरबीआई और नकली नोट बनाने वालों के बीच में टेक्नोलॉजी की ही लड़ाई है। प्लास्टिक करेंसी की टेक्नोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग फीचर समझिए। जैसे ये नोट है, इसके अंदर में ये एक ट्रांसपेरेंट विंडो है। इस ट्रांसपेरेंट विंडो से ही पूरा खेल स्टार्ट होता है। पारदर्शी यानी कि एक ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, यानी एक ऐसा हिस्सा जिसके आर पार देखा जा सकता है। यह सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन इस हिस्से को बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप एक बार के लिए मान लीजिए कि आपके पास प्लास्टिक की फिल्म है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर में ट्रांसपेरेंट हिस्सा बनाना है तो वो बहुत ही मुश्किल है। ना तो उसके ऊपर कोई प्लास्टिक लगा सकते हैं तब भी पकड़ में आ जाएंगे, ना उसको हम बना सकते हैं। नकली नोट बनाने वालों के लिए यही पारदर्शी विंडो सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पॉलीमर नोट में यह खिड़की बाद में नहीं बनाई जाती, यह ऑलरेडी शीट में बनी हुई होती है। प्रिंटिंग के दौरान इसको खाली छोड़ दिया जाता है या इसमें एडिशनल सिक्योरिटी फीचर ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे कि होलोग्राम, माइक्रो लेटरिंग एक्सेट्रा। तो यही एक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला फीचर है जिसको कॉपी करना काउंटरफिट नोट बनाने वालों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर देता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी शानदार है तो भारत ने इसको अभी क्यों अडॉप्ट करने के लिए सोचा। मैं आपको बता दूं कि ये आइडिया अभी नया नहीं है, ये आइडिया बहुत पुराना है। 2012 में आरबीआई ने इसके लिए प्रपोजल दिया था। बाद में इसको ट्रायल के लिए कुछ 4 से 5 सिटीज में ट्रायल पर्पज के लिए उतारना था, लेकिन वो किसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस या किसी अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से वो प्लान ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन अब लगभग 14 साल के बाद आरबीआई ने उस प्लान को दोबारा रिवाइव करने के लिए सोचा। आरबीआई की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जिसका हमने नाम आपको पहले बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि बीआरबीएनएमपीएल। बीआरबीएनएमपीएल ने दुनिया भर की कंपनियों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रपोजल मांगे हैं पॉलीमर सब्सटेंस के, जिससे ये फिल्म बनाई जाती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो ये कागज बनाने के लिए तैयार किया जाता है। यानी कि तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, और इसके अलावा सरकार ने ऑलरेडी संसद में बता दिया है कि इसको मंजूरी दे दी गई है। अब सवाल आता है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो इसमें सबसे पहला आंसर आता है ड्यूरेबिलिटी। सरकार चाहती है कि नोट की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा रहे, और दूसरा है काउंटरफिट नोट की संख्या को जितना कम किया जा सके उतना बेहतर है। जो नकली नोट बनाते हैं उनको नकली नोट बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। पहले बात करते हैं नोट की ड्यूरेबिलिटी की। सोचिए 10 और 20 रुपए का नोट जो कागज का बनता है उसकी ड्यूरेबिलिटी 6 मंथ टू 1 ईयर होती है, और उसकी जो करेंसी कॉस्ट होती है बनाने की, उसको छापने की एक कॉस्ट होती है। और अगर हम उसको एक पॉलीमर नोट से या प्लास्टिक के नोट से रिप्लेस कर दें तो उसकी ड्यूरेबिलिटी अप टू 5 to 6 ईयर्स तक जा सकती है। और उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हालांकि इनिशियल ज्यादा रहेगी, लेकिन ये जो गैप पीरियड है उसके बाद में वो नॉर्मलाइज होके उससे भी कम पड़ेगी। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके ट्रायल पर्पज के लिए मंजूरी दी है। और इसकी दूसरी वजह है काउंटरफिट नोट यानी कि नकली नोट। काउंटरफिट नोट को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस कंट्री में जिसने सबसे पहले पॉलीमर नोट को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। साल था 1988। 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया को सबसे पहले पॉलीमर नोट से इंट्रोड्यूस कराया। ऑस्ट्रेलिया में उस दौर में बहुत ही ज्यादा काउंटरफिट नोट्स चल रहे थे जो एक चिंता का विषय थे। तो उस टाइम पे वहां के सेंट्रल बैंक ने कुछ साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के साथ मिलके इससे निजात पाने के लिए एक नया तरीका निकाला, और उन्होंने प्लास्टिक करेंसी बनाने की ओर काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद में ये सफल भी रहा। सफल होने के बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पूरी करेंसी शिफ्ट कर दी पॉलीमर नोट की तरफ, और उनको देखते हुए दुनिया के कुछ बड़े बड़े देशों ने, जैसे कि सिंगापुर, कनाडा, यूएसए,
रोमानिया, वियतनाम सभी देशों ने धीरे धीरे करके इस करेंसी को अडॉप्ट किया और फिर ब्रिटेन जैसे देशों ने भी इसी रास्ते को अपनाया। लेकिन अगर पॉलीमर नोट इतने ही अच्छे हैं तो फिर दुनिया के सारे देश पॉलीमर करेंसी की तरफ डाइवर्ट या मूव क्यों नहीं कर जाते? इसके लिए बहुत ही बड़े हर्डल्स भी आ सकते हैं, जैसे जो पॉलीमर करेंसी है उसको मैनेज करने के लिए पूरी मशीनें चेंज करनी पड़ सकती हैं, पूरे एटीएम चेंज करने पड़ सकते हैं या अपग्रेड करने पड़ सकते हैं, और पूरा बैंकिंग सिस्टम अपग्रेड करना पड़ सकता है। करेंसी काउंट करने वाली मशीनें बदलनी पड़ सकती हैं, यानी कि पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था को बदलना पड़ सकता है, और लोगों को नए सिक्योरिटी फीचर वाली करेंसी की पहचान सिखानी पड़ सकती है। यानी कि धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को चेंज करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत भी एकदम से सारे के सारे नोट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसको एक ट्रायल पर्पज के लिए लेके आ रहा है। इसीलिए भारत सबसे पहले 10 और 20 रुपए के नोट को ट्रायल पर्पज के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में रिलीज करेगा, और उसके बाद इसमें जो जो आने वाले हर्डल्स हैं उनको कैसे रिमूव करना है, कैसे अपग्रेड करना है, वो सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट करेगा। और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तभी इसके बाद इसको फिर फुल फ्लैज में पूरी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अंत में जाते जाते अगेन आपसे वही सेम सवाल जो हमने शुरू में ही पूछा था, क्या भारत को प्लास्टिक करेंसी की तरफ मूव करना चाहिए या एग्जिस्टिंग जो व्यवस्था है उसी में बने रहना चाहिए? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, और डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट जो आरबीआई के अंडर में ये करेंसी मैनेज करता है उसके लिए ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा कि इसको कैसे हम मैनेज करें, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, कैसे इसको फुलफिल करें, कैसे इस ट्रायल को सक्सेसफुल बनाएं, क्योंकि ये लगभग 14 साल के बाद दोबारा रिवाइव किया गया एक प्रोजेक्ट है। आई होप कि हाँ ये सक्सेसफुल हो जाए। बाकी मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा, जिसको भी कमेंट में अपनी राय देनी है वो प्लीज कमेंट में अपनी राय दीजिए, इसके ऊपर फर्दर और बात करेंगे। बाकी सारा कंक्लूजन ये है कि फाइनली आपकी जेब में एक प्लास्टिक का नोट तो आने वाला है। आने वाले टाइम में आपकी पॉकेट में इस तरह के नोट भी रहेंगे जिसमें एक ट्रांसपेरेंट विंडो रहेगी, जिस विंडो के आर पार आप देख सकते हैं। ऐसे नोट आने तय हैं। अब देखना यह है कि ये नोट हॉरिजॉन्टल रहेंगे या फिर वर्टिकल शेप के रहेंगे, ये सभी हमारे लिए अभी भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन एक चीज तो तय है कि प्लास्टिक की करेंसी आने वाली है। तो इस चीज के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, कितना प्रिपेयर हो, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आने वाले टाइम में अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चंस है तो हमें कमेंट में डालिए, हम इसके ऊपर और एक फर्दर वीडियो बनाएंगे। बैठक भाईचारा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।